हेलो बच्चों। तो जेई मेंस के आज हम पीवाईक्यू करेंगे वर्क पावर एनर्जी के। ये टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे गए। मैं अब मेरा थोड़ा सा गला खराब है, उसके लिए मैं पहले से माफी चाहता हूँ। पर कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आए। वर्क पावर एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इन लास्ट ईयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया उसमें था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है इसको मार्क करना, बट इसके पीछे का एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। दैट विच फोर्स इज नॉट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी आप वर्क डन करते हो, मतलब कोई कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क डन करता है तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। पर बेटा जब भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो वो फोर्स कभी भी पोटेंशियल में स्टोर नहीं हो सकता। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो आपका एक टॉपिक रहता है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन फोर्स, कूलम फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आंसर है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो आपका है वो बेटा क्या नहीं होता, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स में हमेशा एनर्जी लॉस होती है, कंजर्व नहीं हो सकती, इसलिए हम उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। और कूलम फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर देखने को मिलता है या रॉड के अंदर देखने को मिलता है, वो होता है। तो वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तभी डेवलप होती है उससे, रीस्टोरिंग फोर्स से। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स वाला फोर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। वो भी क्या नाम है, उससे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर कूलम फोर्स की बात करें F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहां से जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकलती है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 बाय आर। एंड फाइनल इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर जो फोर्स लगता है दैट इज जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, एंड द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाय आर। तो इन तीनों ही केसेस में आप देख रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स है, और इन कंजर्वेटिव फोर्स से जितना भी आप काम करते हो वो सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो स्टोर हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहे हैं, और फ्रिक्शन फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव बोल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है। तो मास 1000 ग्राम गिवन है, तो इसको आप केजी में लिख लीजिए, 1 kg फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फोर्स गिवन है आपको, और कह रहा है पावर जनरेटेड एट टाइम टी। तो पावर के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, और दूसरा होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस पता कैसे लेगी, जैसे पावर किसी टाइम पर, जैसे इस केस में है पावर एट टाइम टी, तो आपसे इंस्टेंटेनियस पूछी गई, मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना है बेटा। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप पता चले पहले आप इससे वर्क डन निकालें फिर वर्क डन निकाल के टाइम से डिवाइड करें, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है एवरेज पावर का है और ये वाला इंस्टेंटेनियस का है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें F दे रखा है, तो F इक्वल टू ma होता है, वहां से हम A निकालेंगे। M का वैल्यू 1 kg है, तो आंसर A का सेम रह जाएगा, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। उसके बाद आप यहां से वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2t i कैप 3t स्क्वायर j कैप, और इस पूरे को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें।
बेटा ये बन जाएगा 2t का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3t का क्यूब डिवाइड बाय 3, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये मेरा आ गया आई कैप में वेलोसिटी और जे कैप में वेलोसिटी, विच इज टी स्क्वायर आई कैप एंड टी क्यूब जे कैप। अब मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, सबसे पहले मुझे देखना है कि भाई इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, क्योंकि वही मुझे पावर देगा। तो मुझे t की पावर 2 है और यहाँ t की पावर 1 है और आगे 2 मल्टीप्लाई है, तो मेरे को देखना है इस ऑप्शन के अंदर कि 2 किस किस में आ रहा है, तो ये पहले हटा देना है। देखिए जल्दी करने का तरीका ये, बाकी तो आप पूरा सॉल्व करके फिर मैच कर सकते हैं, बट जल्दी करने का तरीका ये है कि आप पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से जाए कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 किस किस में, फिर आपने 3 वाला हटा दिया, फिर देखा t की पावर टोटल 3 बन रही है, तो यहाँ 2 बन रही है, यहाँ 2 बन रही है, यहाँ 3 बन रही है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ये ब्लॉक का है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एक ब्लॉक है जिसका मास 25 केजी है, 25 केजी का ब्लॉक है, is pulled along the horizontal surface by the incline by the force at an angle 45 degree with the horizontal। तो ये मेरा ब्लॉक है और इसको ऐसे खींचा जा रहा है F फोर्स से, जो कि 45 डिग्री पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज, यहां पर इसका वैल्यू गिवन है 0.25। The block travel with the uniform velocity. The work done by the applied force during the displacement of 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर चलता है, अगर बच्चे ये 5 मीटर चलता है तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना होगा, WF कितना होगा। तो WF इज नथिंग बट द फ्रिक्शन फोर्स के चलते जितना काउंटर हुआ, ठीक है। तो आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम इस इक्वेशन को लिखने से पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं कि कितना हो रहा है, दैट इज म्यू इनटू में नॉर्मल। और नॉर्मल कितना होगा बच्चे, तो नॉर्मल कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ और नीचे डाउनवर्ड लग रहा है mg। बट इसके साथ साथ इस फोर्स के, जो हमारा ये वाला फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये बन गया साइन 45 और ये बन गया cos 45। तो बच्चे मैं डायरेक्टली यहां से कह सकता हूं कि n प्लस एफ साइन 45 बराबर mg। देखिए आप डायरेक्टली यहां पर म्यू mg मत पुट करिएगा, उसका रीजन है बच्चे ये वेट तो नीचे लगा रहा है, बट आप जो फोर्स लगा रहे हो उसकी वो ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तो जितना वेट का इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा, वो कम हो जाएगा इस फोर्स की वजह से। तो इसलिए आप देखो कि नॉर्मल जो होगा उसमें हम mg में से f माइनस कर देंगे, f sin 45 को माइनस कर रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि डायरेक्टली इसको mg के बराबर किसी भी कीमत पर ना रखें। जब तक कि आप पूरे फोर्सेस को रिजॉल्व ना कर ले तब तक आप फ्रिक्शन के वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर लग रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शन इज नथिंग बट f cos 45, क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बेटा, अगर इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो ऐसा जब भी हो सकता है जब इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से फ्रिक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी है, म्यू इनटू में n का वैल्यू हमारा mg माइनस f बाय √2 और ये बराबर है f बाय √2 के। तो यहां से हम f निकालेंगे, सबसे पहला टास्क हमारा ये रहेगा कि हम इसमें f निकाल दें बेटा। तो f कैसे निकलेगा, हमारे को सारी वैल्यूज गिवन है, ये हो गया हमारा g, m का वैल्यू हो गया, यहाँ पर m का वैल्यू डाला 25, g का डाला 10, f निकालना है, और म्यू को मैं लिख सकता हूँ 1/4। तो 1/4 मैंने अंदर पहले ही लिख लिया, डिवाइडेड बाय √2, और यहां पर मैंने f बाय √2 लिख दिया। अब बच्चे इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 25 ये हो गया 250, और उस तरफ जाने पर f बाय √2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो उधर जाएगा ये भी आपने प्लस में कर देना है। तो 1 + 1/4 f बाय √2 और ये
250/4, तो ये हो गया 5 डिवाइड बाय 4 और ये हो गया 250। अब कई बच्चे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि यहीं पे काट देते हैं, ऐसा मत क्या करो, क्योंकि आपको इजी कैलकुलेशन करने का मौका तभी मिलता है जब आप चीजों को छोटे बच्चे की तरह करते हैं, ना कि बड़े की तरह कि हाँ मुझे तो डिवाइड आता है। आपका डिवाइड कोई नहीं जानना चाहता यार। इसको इससे कट किया, इससे कट किया और यहाँ आ गया 50, तो आंसर इज 50√2। तो 50√2 तो हमारा क्या हो गया, फोर्स का वैल्यू हो गया। और कितना चल रहा है, तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो F cos 45 है। तो सबसे पहली बात तो हमें इसका F cos 45 चाहिए, अगर इसके द्वारा वर्क डन निकालना है। तो F cos 45 मतलब 50√2 डिवाइड बाय √2, इट इज 50। तो 50 और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बच्चे 2500 इसका आंसर हो गया। अब इन्होंने G का वैल्यू अगर 9.8 लिया होगा तो उसकी वजह से इनका आंसर D आ रहा होगा, पर हमने क्योंकि 10 लिया है तो इसलिए हमारा आंसर 250 आ रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट s अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से s हाइट ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसको रिलीज किया गया, ठीक है। एट द सर्टेन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर, यहाँ पे सपोज ये x डिस्टेंस जो है यहां से सरफेस से दूर है, जिस समय ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। अब v स्क्वायर में v का वैल्यू कितना होगा, तो ये s माइनस एक्स चला है, तो ये फ्री फॉल का केस हम डायरेक्टली कह सकते हैं √2gh। h क्या होगा, s माइनस एक्स बचे, तो s माइनस एक्स को यहां पर डाल देंगे होल स्क्वायर करके, तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी और मैंने रूट स्क्वायर से हटा दिया है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी, तो सरफेस से जितनी हाइट है दैट इज mg x। अब mg कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s माइनस एक्स इक्वल टू यहां पर बच जाएगा 3x एंड इसके बाद इट इज 4x, तो s/4। s/4 हमारे दो ऑप्शन में है। अब हमारे को क्या करना है, नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी होगी, v इक्वल टू √2g s माइनस s/4 विच इज 3s/4। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 हो जाएगा, इट इज √3sg/2। तो 3sg/2 इस वाले ऑप्शन में है अंडर रूट के साथ, तो इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप सी ऑप्शन जो है फाइंड आउट कर सकते थे कि भाई सी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इट इज a sand dropper drop a sand of mass mt on a conveyor belt at the rate proportional to the square root of the speed of the belt। तो स्पीड ऑफ द बेल्ट के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, जो उसकी वेलोसिटी है उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है जो रेट ऑफ सैंड कमिंग ऑन द कन्वेयर बेल्ट है। तो dm/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v, हमें डायरेक्टली गिवन है बेटा। तो अगर मैं इस केस में इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो आपको मैं बताऊं हमें सॉल्व क्या करना है, पावर सॉल्व करना है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड पे। मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा F.v का। बट इसके लिए मुझे क्या करना है बच्चे, कि अगर मुझे जानना है कि वेलोसिटी के पावर और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, देखो डायरेक्टली नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्स भी आ रहा है बीच में। अगर आप डायरेक्टली बोलें कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सपोज आप बी ऑप्शन पे चले गए
तो बच्चे ये गलत हो जाएगा, बिकॉज आपने फोर्स को एनालाइज ही नहीं करा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जबकि फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी था वहां पर। हमें कैसे पता? बिकॉज ये जब क्वेश्चन कराए जाते हैं तो ये आपको जब रॉकेट प्रोपल्शन सिखाया जाता है उस समय के क्वेश्चन है ये, और इसमें थ्रस्ट फोर्स जो डेवलप होता है दैट इज वी आर dm बाय dt, ये होता है। तो v और dm बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि इसकी पावर 1 प्लस कितनी हो जाएगी 1/2, इट मींस 3/2। तो फोर्स मेरा हो गया 3/2। बात समझे आप? तो यहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी भाई कि ये जो प्रोपोर्शनल है 3/2 के प्रोपोर्शनल है। और अब अगर मैं इधर लगाता हूं इसको, तो v 3/2 डॉट v, इसका मतलब v, तो ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन डेवलप हो जाएगा, मतलब p स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो बात समझे आप कि आपने डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं कूदना कि भाई मुझे तो पता है फोर्स का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, ये सब मेरे को फॉर्मूले पता है। फॉर्मूले से आंसर नहीं आता बेटा, चीजों को समझने से आता है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द रिड्यूसिंग मास और इंक्रीजिंग मास। तो रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग मास में फोर्स का जो वैल्यू होता है वो ये होता है। तो इट इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, सो नेवर डिसाइड बाय फर्स्ट थिंकिंग दैट द फॉर्मूला ये है तो मैं डायरेक्टली इससे आंसर कर दूंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या करना है वो देखिए। एक बॉडी है जिसका मास 6 kg है, उसे प्लेस किया गया है एट द पॉइंट P having the coordinate 3, 4 under the action of force F equal to 2I cap plus 3J cap Newton. It moves to the new point Q having the coordinate 6, 10 in 4 seconds. The average power and instantaneous power at the end of 4 seconds in the ratio. चलिए तो हमें बताना है कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम एवरेज पावर के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो वो है 3I कैप, 6 में से 3 माइनस कर दीजिए और 10 में से 4 माइनस कर दीजिए J कैप। तो ये हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर एवरेज पावर निकालना चाहूं तो मुझे करना क्या है, F डॉट R डिवाइड बाय T करना है। तो F कितना है 2 और R है 3, तो ये हो गया 6 प्लस 6 और 3 हो गया 18 डिवाइड बाय 4, दैट इज 6 सेकेंड, है ना। 6 वॉट, 6 सेकेंड 6 वॉट। 6 18 24, 24 डिवाइड बाय 4 6, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लगा सकते हैं, F डॉट V। तो उसके लिए हमारे पास V होना चाहिए। तो V कैसे आएगा, V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। किसी भी इंस्टेंट की पहले वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जिस इंस्टेंट की भी इंस्टेंटेनियस पावर आप फाइंड आउट कर लो। इनिशियल 0 है क्योंकि वो इस फोर्स की वजह से स्टार्ट कर रहा है मूव करना। फोर्स कितना है, तो 2I कैप प्लस ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। तो टाइम कितना है 4 सेकंड, तो 4 से 4 कैंसिल, इट इज 2I कैप प्लस 3J कैप। अब यहां से एवरेज पावर आप फाइंड आउट कर लीजिए F डॉट V से। F डॉट V से कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 2 4 10 3 3 9, इट इज 13। खैर आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था 6/13, पर हमने 13 भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा बिड ऑफ मास m slide without friction on the wall of the vertical circular hoop of radius r। तो ये जो hoop है इसका रेडियस r है। As shown in the figure, the bid move under the combined force of the gravity and the massless spring K attached to the bottom of the hoop। तो यहां पे कनेक्टेड है और यहां पर आपकी बिड हो गई, और ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। The equilibrium length of the spring is r। कह रहा है इक्विलिब्रियम लेंथ मतलब नेचुरल लेंथ जो उसकी है वो r है स्प्रिंग की। If the bid is released from the top of the hoop with the zero initial speed, तो यहां पर जो v है वो 0 है। The speed of the bid when the length of the spring become r,
तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम आर। तो सपोज ये ट्रेवल करती करती यहाँ आई और जितना ये है इतने ही डिस्टेंस पर इधर मार्क कर देंगे तो ये आर बन जाएगा। तो इस समय स्प्रिंग यहाँ पर है तो ये भी आर ही होगा, क्योंकि अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। और ये कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो इस समय आपकी बिड की ओरिजिनल लेंथ ये है, और अगर आप एंगल मेजरमेंट करना चाहें तो ये एंगल 60 डिग्री है। मतलब यहां से आर का कॉस 60, r/2 और नीचे भी r/2 डिस्टेंस। तो इस पोजीशन पे ग्राउंड से अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूं, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल मान लूं, तो बिड इस समय r/2 के डिस्टेंस पर है, जो एक्चुअल बिड की पोजीशन है ग्राउंड से। और चली कहां से है, तो 2r से वो चली है। तो फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ द बिड व्हेन द जो बिड है वो इस जगह पे हो, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इनिशियली उसके पास कितनी एनर्जी थी हम ये पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं थी। दूसरा, क्या उसके पास स्प्रिंग की एनर्जी थी, तो डेफिनेटली स्प्रिंग की एनर्जी है। क्यों, क्योंकि ये आर नेचुरल लेंथ है, तो एक और आर उसने आपने एक्सटेंड किया। तो जब आप 0 से x एक्सटेंड करते हो तो हाफ के x स्क्वायर लगाते हो। तो इस बार आप 2r नहीं एक्सटेंड कर रहे हो, क्योंकि कई बच्चों को क्या लगता है कि x का वैल्यू 2r होना चाहिए। बेटा 2r कैसे हो सकता है, r तो उसकी खुद की नेचुरल लेंथ थी, उस समय तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने उसको जब खींचा तो कितना खींचा, r खींचा ना, तो r ही उसके अंदर x का वैल्यू r होगा, तो हाफ के आर स्क्वायर। क्लियर हुई यहां तक बात। इसके बाद फिर आप क्या करोगे बेटा, अब पोटेंशियल एनर्जी को लोगे। क्यों, क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी ले ली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ले ली, पर वो किसी हाइट पर भी है। इस रेफरेंस लाइन से हमने जो रेफरेंस लाइन मानी उससे सर्टेन हाइट पर है, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg2r। और ये पूरा बराबर होगा बेटा किसके, जो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस जो इसका स्प्रिंग का, देखिए स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, तो इस बार स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, प्लस जो उसकी हाइट है mgh, तो mgr/2। तो अब हम इसको सॉल्व करते बेटा, इसको कट कर दीजिए और ये हो गया कि आर स्क्वायर प्लस 2mgr बराबर mgr/2 हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब 2 को आप उधर भेज दीजिए इस तरफ, ये हो जाएगा 2 के आर स्क्वायर प्लस 4mgr इक्वल टू mgr mv स्क्वायर। अब इस mgr को इस तरफ भेज दीजिए, mv स्क्वायर इज नथिंग बट 2kr स्क्वायर प्लस 3mgr। नाउ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज, तो m से अगर आप जैसे m डिवाइड में भेजेंगे तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे एक डिवाइड में m आ जाएगा। तो दिस इज 3mgr प्लस 2kr स्क्वायर बाय m। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बेटा, ये वाला ऑप्शन जो है बेटा, ये वाला नहीं, 2 की और कमी है इसमें, हमने 2 को 4 नहीं किया, क्या रह गया हमारा, तो 3rg हमारा इसमें है, पर 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, हमने कहीं पर 2 एक्स्ट्रा था छोड़ दिया है शायद। हाँ, ये kr स्क्वायर था, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, ये वापस से यहाँ से हट जाएगा। क्लियर, तो जो मिस हो गया था वो मिल गया। खैर हमको आंसर पहले ही मिल गया था क्योंकि 3rg इसका आंसर था, तो 3rg जिस भी ऑप्शन में था वही हमारा करेक्ट बैठेगा। बट फिर भी मैथमेटिकली हमें करेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए जहां पे एरर था वो मैंने रिमूव कर दिया है। अभी ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन द सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखिए। कभी भी कोई सेंट्रल फोर्स जो लगता है, जैसे चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा जो होते हैं वो वर्क, उनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। Second statement is every force encountered in the mechanics does not have an associated potential energy.
तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, क्या यूज किया है कि जो फोर्स है वो मैकेनिक्स के अंदर हम जितने भी फोर्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। एग्जांपल इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट नहीं करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट नंबर 1 व्हिच इज असर्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को वीडियो बेटा अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में शेयर करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा जो चीजें हैं वो ग्रो करेंगी और मेरे को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आऊँ, कुछ डिफरेंट लेके आऊँ, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है हम क्वेश्चंस को टैकल करना सीख पाए। तो ये जो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है एक पर्पसफुली बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। और जहां पर भी आप पीवाईक्यू में अटकते हैं, ठीक है, कि आपका कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो आंसर तो निकाल लेते हैं बट उनका जो रीजन होता है पीछे का वो बिल्कुल सही नहीं होता। तो जब वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में दूसरे में किसी में जाते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो करेक्ट है वो करेक्ट क्यों है और जो इनकरेक्ट है वो भी इनकरेक्ट क्यों है। तो हमें एक उसका जेन्युइन ऑथेंटिक रीजन जो है वो पता होना चाहिए। इसीलिए जो है आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कह रहा है फोर्स हमें गिवन है, वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर से डिस्प्लेस किया गया है तो वर्क डन कितना है, 5 जूल। तो 5 जूल वर्क डन है और वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और उसका इंटीग्रेशन। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन वाला फॉर्म क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जब भी फोर्स एक्स का फंक्शन होगा आप डायरेक्टली जो है नहीं उसके अंदर 1 डाल सकते हैं, आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करना कहां से, 0 से लेके 1 तक। फोर्स का वैल्यू है अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा हमें पता करना है। तो बीटा हमें पता करना है और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस बीटा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट आप पुट करेंगे 1 और 1, तो ये इतना हो गया और ये इधर आके 4, तो बीटा इज 12। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये कि बीटा 12 होगा। इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं थी, नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल वर्क जो है आपका, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, वहां से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बॉल हैविंग द काइनेटिक एनर्जी के इज प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप हाइट। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो कई बच्चों को लगता है द आंसर विल बी 0, वो उसके अंदर है नहीं। और अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो जिसमें प्रोजेक्ट करते हैं उसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट बनते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो जो वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वो तो चेंज होता रहता है, वो छोटा होता चला जाता है एंड फाइनली यहाँ 0 हो जाता है। तो बच्चों को लगता है कि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0, नहीं, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं 0 है, टॉप पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0, एक्स कंपोनेंट स्टिल जो है वो वर्क करेगा और सेम वैल्यू का ही रहता है। सेम क्यों रहता है, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है जो इस वेलोसिटी को काउंटर कर सके, बट जब ये ऊपर जाता है तो ग्रेविटी फोर्स होता है जो इस वेलोसिटी को काउंटर कर पाता है, सो दैट टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। बट जब आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यहाँ कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, ना इधर जो कि इसको बढ़ा सके और ना इधर जो इसको घटा सके, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली यहाँ तक आएगी, ठीक है, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा इस कंपोनेंट में। तो इट मींस कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u cos 60 है, क्योंकि 60 डिग्री से फेंका गया, तो ये u cos 60 स्टिल बना रहेगा। तो जब आप वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे, जिसके अंदर v का वैल्यू u cos 60 पुट करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, हाफ एम u स्क्वायर cos 60 का स्क्वायर विच इज 1/4। मतलब आपकी एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी की 1/4 हो गई है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो समझ में आया बच्चे कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक फोर्स है जो गिवन है हमें, इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल एंड अंडरगो द डिस्प्लेसमेंट दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी इफ द वर्डन ऑफ द पार्टिकल इज। बहुत ही सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है बच्चे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। आंसर इज 2 minus 2b minus k equal to 0. So the answer is 1 minus 2b equal to 0, b equal to 1 by 2, b option is correct। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डॉट प्रोडक्ट का, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं थी, बोनस क्वेश्चन समझ लीजिए अपने लिए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्टिकल moves on the straight line with the velocity increasing with the distance according to the v। तो velocity हमें दे रखी है अल्फा अंडर रूट एक्स। तो velocity एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको दे तो ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी चीजें निकालनी है, जो भी फॉर्मूले यूज करने हैं वो x के टर्म में ही हो, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक दे करके, टोटल बर्डन बाय ऑल forces applied on the particle during the displacement x equal to 0 to x equal to d। तो वर्क डन तो F डॉट डी एस से आ जाएगा। और सबसे पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम F पता कर सके। तो वेलोसिटी से F कैसे पता कर सकते हैं, तो F इक्वल टू एम ए होता है, और A को मैं लिख सकता हूँ v dv by dx। अब देखिए मैंने A को dv by dt नहीं लिखा बिकॉज मेरा v x के टर्म में था, इसलिए। तो अब मैं यहाँ से v का वैल्यू पुट कर देता हूँ, v इज अल्फा अंडर रूट एक्स इंटू, यहाँ पर अब मैं वेलोसिटी डालूंगा, दैट इज अल्फा अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय dx। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अल्फा अल्फा बाहर आ गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 आगे आ जाएगा, और 1 अपॉन में अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि पावर हो जाएगी -1/2, ठीक है। n की पावर x की पावर n-1 डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ से आप, अगर जिनको आता है अच्छी बात है, उनको नहीं आता वो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करें, क्योंकि अभी इस टाइम पर जो है, सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया, ये डिफरेंशिएशन करना था इसमें, एक सेकेंड। तो dx टू द पावर n, तो n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, इसलिए ये रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे रूट एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, m अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज योर आंसर। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, m अल्फा स्क्वायर 2 इनटू में जितना डिस्प्लेस हुआ है दैट इज d, तो हमारा आंसर इज c। तो c इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, बस ध्यान क्या रखना था कि एक्सेलरेशन को v dv by dx में लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि जो है सॉल्व हो पाए। खैर इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे सिर्फ ऑप्शंस हैं, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमें मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लॉक इज सिंपली रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एंड द शोन इन द फिगर द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट द स्प्रिंग। तो ये ब्लॉक जो है नीचे मूव करता हुआ जा रहा है, फिर यहाँ से गया और उसके बाद स्प्रिंग को इसने कंप्रेस किया। यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन फ्रिक्शन वाला है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको गिवन है। ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है 2 मीटर का। उसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, यहाँ 30 डिग्री एंगल गिवन है, यहाँ 10 मीटर गिवन है, और यहाँ पर फ्रिक्शन लेस सरफेस गिवन है, और ये 5 kg का ब्लॉक है। तो चलिए कंडीशंस हमें सारी पता चल गई है। अब हम इन कंडीशंस के बिहाफ पर अपने वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो इनिशियली देखिए यहाँ पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रहेंगे, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में इसके पास होगी बच्चों, वही पोटेंशियल एनर्जी से जाके से हिट करेगा और कंप्रेस करेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो टास्क है आपका, चाहे तो आप इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं और अदरवाइज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। mgh, h कितना है, तो ये वाली हाइट जो है दैट इज 10, 100 नहीं है 10 है, तो 10 मीटर का साइन 30, 10 मीटर का साइन 30 मतलब 5 मीटर ये हो गया, ठीक है। तो mg5 ये जो है इसकी टोटल एनर्जी है जिससे वो उसको कंप्रेस करने वाला है।
तो अभी ये पोटेंशियल एनर्जी को लेके नीचे आएगा, यहाँ तक उसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो कुछ लॉस नहीं होने वाला। बट इसके बाद जो है स्प्रिंग कंप्रेशन के लिए एनर्जी यूज करेगी और कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगी बच्चों। तो जब कंप्रेशन में होगी तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर में चली जाएगी, जो कि एक्स इसका कंप्रेशन हुआ, हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स कंप्रेस हो गई, प्लस जो फ्रिक्शन ने यूज करी वो एनर्जी भी इसी से निकल के आएगी। तो ये जो एनर्जी खर्च हो रही है इसमें तो हो ही रही है, साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स में भी हो रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो बच्चों यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स काउंट करेंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू में एम जी, और कहाँ तक, तो एक्स डिस्टेंस तक जाने पर फ्रिक्शन वो लगेगा, तो एम जी म्यू एम जी एक्स लिख देंगे। अब m का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू में 10 इंटू में 5 बराबर हाफ इंटू में k का वैल्यू रखा में 100 इंटू में x का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, प्लस म्यू है 0.5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू x। तो अब इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 250 हो गया और ये हो गया 50 और यहां पर ये 25 x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। सो आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे बेटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम चाहें तो स्प्लिट मेथड भी लगा सकते हैं, और अगर आपको स्प्लिट नहीं लगाना तो आप सिंपली x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी कर सकते हो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू है 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट p का वैल्यू 1 माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, और ये बन जाएगा 20 और 80 81 अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 9। तो प्लस का 9 ले लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू x की मिलेगी, तो इसलिए हमने प्लस का 9 ले लिया। इट इज 8/4 2 मीटर। तो 2 मीटर हमारा आंसर हो गया। चलिए चेक करते हैं कि क्या इसमें ऑप्शन है 2 मीटर की नहीं। तो चलते हैं नीचे, तो 2 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3 बॉडीज है ए बी सी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड देयर मासेस आर 400 ग्राम 1.2 kg 1.6 kg रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो बच्चों इसके लिए इस कभी भी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन आए जहां पे भी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वर्ड आपको दिख जाए एक साथ, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज p² 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² 2m, या फिर कई बच्चे ये भी याद रखते हैं अंडर रूट 2m ke। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला जरूर याद रखिए बच्चों। अब बात करते हैं, कह रहा है कि तीनों का काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है, तो अगर तीनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो इट मींस p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या सकता हूँ, ये कांस्टेंट हो गया तो इसको इधर भेजेंगे, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m हो गया। तो अगर वहां से मैं कंपेयर करूं तो इट इज 400 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि वो ग्राम में है केजी में नहीं, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। दूसरा है 1.2, तीसरा है 1.6, तो ये बन जाएगा 0.4। तो 0.4 को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1 बाय, ऐसा लिख सकते हैं ना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं एक बार यहाँ पर उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्चुअल में 0.4 बना, ये 1.2 बना, ये 1.6 बना, फिर मैंने इसका डेसिमल हटा दिया तो ये 4 बना, ये 10, ये 12 बना, ये 10 और ये 4। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें से अंडर रूट 4 को कॉमन ले लेना है, ये तो हटा ही देना क्योंकि ये रेशियो में पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ अंडर रूट 4 को कॉमन लेना है। जैसे हम अंडर रूट 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ रूट 3 बचेगा और यहाँ रूट 4 बचेगा, तो रूट 4 होता है 2 के बराबर, तो ये रेशियो हमारा तैयार हो जाएगा, दैट इज रेशियो नंबर 1। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज बिकम 36 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी।
तो हम मान लेते हैं जब भी आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना, तो आप मानना कि इनिशियली 100 है, अब वो 100 से कितना 36 टाइम बढ़ रहा है, मतलब 3600 हो गया। परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100, ये मेथड होता है। जो भी आपको परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, मान लीजिए मोमेंटम में चाहिए तो आप ऐसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो इसका वैल्यू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर मैं लिखूं तो अंडर रूट के फाइनल माइनस अंडर रूट के इनिशियल डिवाइडेड बाय अंडर रूट के इनिशियल इनटू में 100। तो ये इनिशियल फाइनल कितना है 36, इनिशियल कितना है 100 डिवाइड बाय 100 इनटू में 100, तो परसेंटेज में हो जाएगा। तो ये हो गया 60 और ये 10, ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 50 और 5 इंटू में 100, तो 500 टाइम्स जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई बच्चे? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बुलेट का है कि एक बुलेट है जिसको आपने फायर किया तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक प्लाईवुड में चली गई, जिसमें बाहर निकलते वक्त इमर्ज आउट हो रही है, जब इसमें बाहर आ रही है उसमें 40 मीटर पर सेकंड हो गई है। द परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो कितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा? तो पहले आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, दैट इज हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए इनिशियल वैल्यू से, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 40 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था 100, तो 100 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 60 माइनस का, और ये हो जाएगा एक हो जाएगा 140, और यहाँ पर 100 इंटू में 100, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 चौक 24, 2 84, 84 आ गया, और इसको 100 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 84% इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, और नॉलेज को शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई सीट ले लेगा, देखिए सीट लेना और ना लेना ये सब किस्मत का खेल है। आपका एग्जाम सेंटर कैसा रहा, आप जिस रूम में बैठे वहाँ का कंप्यूटर कैसा चल रहा था, किसी में पता चला जूम इफेक्ट ही नहीं लग रहा था, किसी में जूम लग गया और वो हट नहीं रहा है, किसी में आप इंटीजर दबा रहे हो 4 और 4 दबा रहे हो 2 बार 4 लिखा हुआ आ रहा है, 3 बार 4 लिखा रहा है ऑटोमेटिकली, अब वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरे पीसी में आपको अगर ट्रांसफर भी करेंगे तो भी आपको टाइम लैग हो गया, जिसकी वजह से आपकी रैंक शॉर्ट हो गई, या फिर न्यूट्रलाइजेशन मेथड हुआ, भाई आपका सेट बहुत इजी आ गया था, दूसरे बच्चे का बहुत मुश्किल आ गया, न्यूट्रलाइजेशन में आपकी रैंक ऊपर नीचे हो गई। तो बेटा ये सब किस्मत का खेल है, नॉलेज जो है वो आपकी कोई भी नहीं ले सकता, तो इसलिए आप नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन फ्यूचर भी आप ऐसा करें, आई होप। तो चलते हैं 4 पार्टिकल A B C D of the mass m/2 m 2m 4m having the same momentum respectively, the particle have the maximum kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अगर मैं मोमेंटम के साथ करूं तो ये रिलेशन है, इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, व्हिच इज दिस वन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, बॉडी इज मूविंग इन द यूनिट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कांस्टेंट पावर, इट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, तो x जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पर पावर बतानी है कि कितनी पावर होगी। तो देखिए पावर कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, f डॉट v अगर आप बात करते हैं तो पावर यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है। अगर पावर कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड फोर्स को मैंने आपको कहा था ना कि जब भी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में या टाइम के टर्म में लाना है तो ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो v dv by dx, और अगर टाइम के टर्म में तो आप लिख सकते हो dv by dt, ऐसा लिख सकते हो आप। तो अब यहाँ से मैं dv by dt इस्तेमाल करूंगा, dv by dx वाला नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे टाइम के टर्म में लाना है। अब इसके बाद क्या करना है, तो v को मैं इधर ले जाता हूँ और इट इज प्रोपोर्शनल टू
डी टी, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा एंड इट इज टी। तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया, अभी क्या करना है, v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी हो चुका है। अब मैं इसको लिख दूंगा dx बाय dt और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी डाल दूंगा और उसको अब जा करके इंटीग्रेट कर दूंगा। इट इज आफ्टर इंटीग्रेशन इज t की पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, अगर x की पावर n है तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो हमें वो तो नीचे वाला तो चाहिए नहीं, हमें तो इसकी पावर से फाइंड आउट करने, तो इट इज 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा टी 3/2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। अ बॉडी जिसका मास 5 kg इज लिफ्टेड टू द 20 मीटर हाइट और उसको 20 मीटर हाइट पे ले जा रहे हैं, एक बार डायरेक्टली ऊपर उठा के ले जा रहे हैं, एक बार रैंप से ले जा रहे हैं, दो तरीके से ले जा रहे हैं। कह रहा है दोनों ही केसेस में वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना किया जाएगा। तो बिकॉज द ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन इज डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, दोनों ही 20 मीटर चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों में सेम वर्क डन होने वाला है, तो इट मींस द रेशियो इज 1:1। तो ए ऑप्शन इसका सॉरी ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास m kg स्लाइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कर्व वर्टिकली ए बी इन द फ्रिक्शनलेस पाथ, द वेलोसिटी एट द पॉइंट b। तो एक पार्टिकल है जो a से चल रहा है और चल करके b तक आ गया, b पर आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है, इसको रेफरेंस लाइन मान लेना है और एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है। तो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पहले वो r रेडियस ऊपर है और यहाँ पर r का साइन 45, तो मतलब r/√2 टोटल ऊपर आ गया। तो कितनी हाइट ऊपर आ गया, तो 14 प्लस r/√2 मतलब 14/1.4, तो इट इज 10, तो ये आ गया 24 मीटर। तो 24 मीटर जो है उसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो नीचे आ रहा है, तो देखो इनिशियली वो उसने पकड़ रखा था, उसे वहां से छोड़ा है, तो यहाँ वेलोसिटी अचीव करी है, तो इट मींस हाफ mv², और यहाँ पर तो पोटेंशियल जीरो ही हो जाएगी, तो इज इक्वल्स टू जो पहले की उसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh व्हिच इज 24, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड g का वैल्यू आपने यहाँ पर 10 लिया था, इसका रूट जो है आपका आंसर बनेगा। तो इसका रूट जो है हम निकाल लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना बैठेगा। तो ये जो है आपका, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 6 चौक 24 इंटू में 10, तो ये बन जाएगा आपका 2 3 2 4, तो एक तो ये 4 बाहर आ जाएगा 2 बन करके, एक ये दोनों 4 बनाएंगे तो 2 बन के ये बाहर आ जाएंगे, और √30, 4 इंटू में √30 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं जाऊं, क्योंकि 36 इसके बाद नंबर आता है और इससे पहले 25 नंबर आता है, मतलब 5 और 6 के बीच में एक नंबर आ रहा है, तो इट मींस कि ये अराउंड 5.6 या 5.6 मान लेते हैं। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर 5.4 भी आप ले सकते हो। तो 4 चौक 16 हो गया और 1 4 पंचे 20 और ये 21, तो आपको डायरेक्टली आंसर पता चल गया कि ये इसका आंसर है 21.9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई if the rubber ball fall from the height h and rebound to the height h/2, the percentage loss of the energy of the initial system as well as the velocity before it strike the ground। तो कह रहा है एक बॉल है जो h हाइट से गिराई जा रही है और वो रिबाउंड कर रही है h/2 हाइट तक। तो एक तो ये बताना है कि जब उसने स्ट्राइक की तो उस समय वेलोसिटी उसकी कितनी थी, तो ये तो सिंपल है कि इट इज √2gh। तो दो ऑप्शन तो मिल गए, अब इसमें से एलिमिनेशन करना है, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ सिवाय हाइट में 50% के लॉस के। तो अगर हाइट में 50% का लॉस हुआ, इसका मतलब टोटल एनर्जी में 50% का लॉस हुआ है, तो आंसर इज 50 √2gh।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is begun to move under the action of the independent force by F equal to this value and the power developed by the time t। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहले कराया था उसके जैसा ही है, बट क्योंकि ये ये 2024 में आया था और वो 2025 का क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं मोर और लेस कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो अगर पावर की बात करें तो F डॉट V से आप पावर निकाल सकते हैं। आपको F पता है, मास पता है, पहले आप V निकाल लीजिए उससे। तो सबसे पहले हम ma इक्वल टू 460 आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, यहाँ से एक्सलेशन निकालेंगे। 2 kg के मास से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप, और उसके बाद आप इसको वेलोसिटी के लिए dv बाय dt लिख सकते हैं। और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये 3t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बन जाएगा प्लस आई कैप में, और ये 3t क्यूब डिवाइड बाय 3 जे कैप में बन जाएगा। इट इज 3/2t स्क्वायर आई कैप प्लस t स्क्वायर सॉरी t क्यूब जे कैप। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइए, सबसे पहले चेक करिए, जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेलोसिटी को फोर्स के साथ, तो फोर्स है आगे का 6, ये 3/2, 6 तो जैसे आप इसे मल्टीप्लाई 3 9 बनेगा। तो 9 किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब बस आप t की पावर देखिए, t की पावर 2 है, t की पावर 1 है, तो t की पावर 3 किस में है, तो ये है इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए हमारे पास टाइम नहीं होता वहां पर, जब जेईई मेंस आप देते तो आप कोशिश ये करते हैं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व हो। तो जो मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन के, वो भी साथ साथ सीखते चलिए। ये नहीं कि आप पूरा बैठ करके उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाले, यार तुम्हारी मैथ थोड़ी ना कोई चेक कर रहा है कि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आता नहीं आता। जेईई मेंस में अगर रैंक लाने वाले बच्चे हैं, अगर आप वो बच्चे हो जो रैंक लाना चाहते हो और वो जेईई मेंस के स्टूडेंट हो आप, तो यार इस चीज के लिए थोड़ी ना वो आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट आता है नहीं आता। वो आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो कितना है, मतलब आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इन चीजों को भी अपने अंदर डेवलप करिए, इस तरह का एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज ये स्किल्स का एग्जाम है कि फिजिक्स आपने सीखा तो कितना अच्छा सीखा, साथ ही साथ आप कितने अवेयर हैं अपने सराउंडिंग के साथ। तो जो एमसीक्यू में ऑप्शंस हैं उनके साथ भी अवेयर हैं कि नहीं है, कि लगे पड़े हैं सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज का आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, पोज्ड ऑन द सरफेस द इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको खींच के ले जा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके, 60 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है। When the block is pushed by the 10 meter along the inclined plane, the work done against the friction force। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक हुई, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस 60 है ना, म्यू एम जी कॉस 60, क्योंकि नॉर्मल जो लगेगा ये नॉर्मल हो गया, यहां पर एम जी लग रहा है और यहां पर एम जी साइन थीटा लग रहा है और यहां पर एम जी कॉस थीटा लग रहा है। एम जी कॉस थीटा को नॉर्मल बैलेंस करता है, तो फ्रिक्शन इनटू में एम जी कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो म्यू कितना है यहाँ पर, म्यू का वैल्यू है 0.1, एम का वैल्यू कितना है, एम 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 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1 kg एंड 10 cos 61/2 डिस्प्लेस्ड 10 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे 1 बन जाएगा, इसको इससे कट कर दीजिए 5 आ जाएगा। तो आंसर इज 5 जूल। तो 5 जूल इसका आंसर है। बाकी सारा जो डाटा आपको गिवन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं है तो फिर दिया क्यों, भैया यही तो चीज है, यही तो वो देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा जो है अच्छा एप्टीट्यूड स्किल रखता है, ठीक है, उसके एप्टीट्यूड अच्छे। ये थोड़ी ना है कि आपको सिर्फ फिजिक्स आता है तो हो जाएगा, नहीं, आपको फिजिक्स के साथ साथ इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, कि ये नहीं कि सारा डाटा ही हम लगा देंगे, सब कुछ दे रखा तो सब कुछ ही लगना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक पार्टिकल है जिसको ए पॉइंट से छोड़ा गया है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ए बी सी, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ से लेके वहां तक। अगर पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो ऑब्वियस है कि ये 0.5 मीटर नीचे आया है,
तो ये तो सिंपल फ्री फॉल का ही केस हो गया। मैं आपको हमेशा जब भी काइनेमेटिक्स कराता हूँ तो मैं बताता हूँ चाहे ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे आए, ऐसे नीचे आए या ऐसे नीचे आए, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो जाहिर सी बात है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी भी यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे आने पर ही डिपेंड करती है कि कितना हाइट जो है लॉस करके आई है। तो टोटल हाइट कितना ट्रेवल करा, तो 0.5 मीटर इसमें ट्रेवल करा, तो इसलिए आंसर इज 2gh, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। h का वैल्यू 0.5, तो ये हो जाएगा 10, अंडर रूट 10 इज योर आंसर। तो देखिए डायग्राम डिफिकल्ट दिख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट दिख सकते हैं, बट आंसर्स अगर शांति से बैठ के सोचेंगे तो बहुत इजी हो सकते हैं और बहुत जल्दी पेपर सॉल्व हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से कि काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर उसका रेशियो क्या होगा अगर m मास है ऑब्जेक्ट का। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, और किसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नीचे जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 5g r होती है। तो अंडर रूट 5g r में r की वैल्यू यहाँ l डाल देंगे, और टॉप पॉइंट पे अंडर रूट g r होती है, दैट इज gl डाल देंगे। सो द रेशियो इज a पॉइंट अपॉन में b पॉइंट पूछ रहा है, तो b है अंडर रूट 5 और ये है अंडर रूट 1, सो रेशियो इज अंडर रूट 5 अपॉन में 1, एंड ये हो गया वेलोसिटी का रेशियो। सो वेलोसिटी के रेशियो का स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो विच इज 5/1, तो 5/1 इज योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरीके से हम जो है जेईई मेंस के न्यूमेरिकल को आसानी से टैकल कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट 2 इयर्स के आपको न्यूमेरिकल करके दिखाए 24-25 के, और आपने देखा ये बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं। तो प्लीज डोंट पैनिक और अच्छे से प्रिपेयर करिए, वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से पढ़िए और पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और बहुत हैवी जो है क्वेश्चंस को मत प्रिपेयर करिए जब तक कि आप जेईई एडवांस के लिए तैयार ना हो। अगर आप जेईई मेंस के हैं तो लाइट क्वेश्चन तैयार करिए जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, बट लॉजिकल बहुत होते हैं, मतलब थिंकिंग ऑर्डर उसके लिए अच्छा चाहिए हो। तो जेईई मेंस में बस 2 ही चीजें ध्यान रखी जाती है, एक अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं थिंकिंग ऑर्डर वाले, जिनमें छोटे छोटे फॉर्मूले लग के आंसर जल्दी से आ जाए, और जेईई एडवांस के अंदर थिंकिंग ऑर्डर, लॉजिक और प्योर मैथमेटिक्स, लॉन्ग प्रोसेस सबका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वेल गाइडेड मैनर में अपनी तैयारी करिए। और जेईई एडवांस के लिए बहुत अच्छी बुक है सिंगेज, और आपकी फिजिक्स गैलेक्सी का मैंने रिव्यू डाला हुआ है, सिंगेज का भी मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए रिव्यू डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।